हम लोग एंजाइम्स पढ़ रहे थे बच्चों। एंजाइम्स में मैंने नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, नामकरण एंजाइम्स का, वो आपको बता दिया था। अब जो 6 मेजर क्लासेस जो मैंने बताई थी वो एक एक मेजर क्लास में आपको ले लेती हूँ वर्गीकरण के अंतर्गत, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। एंजाइम्स के 6 जो मेजर क्लास है उसमें से प्रथम क्लास, इनका परिवर्तन नहीं होता सीरियल नंबर, प्रथम जो मेजर क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो एंजाइम्स होती हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करती है या स्पीड अप करती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम होता है। दो सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और ऐसे केमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज करती हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम कहलाती हैं। एग्जांपल, एक सबस्ट्रेट है ए, दूसरा सबस्ट्रेट है बी। ए सबस्ट्रेट ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, बी सबस्ट्रेट ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। अब एंजाइम क्या करेगी, बी का हाइड्रोजन निकाल के इसमें लगा देगी, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए अब क्या हो गया, रिड्यूस, और बी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो इस तरीके का जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिसको ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, उनको रिडॉक्स भी कहते हैं। वो एंजाइम इस फर्स्ट मेजर क्लास में आती है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंदर। एग्जाम्पल, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन काम वही ऑक्सीडो रिडक्शन का करती है। फॉर एग्जाम्पल, डीहाइड्रोजिनेसेस, ये हाइड्रोजन रिमूव करती है। ऑक्सीडेसेस, ये ऑक्सीजन देती है। पर ऑक्सीडेसेस, ऑक्सीजिनेसेस, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये एक उदाहरण है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम के, डिहाइड्रोजिनेसेस, ऑक्सीडेसेस, परऑक्सीडेसेस, ऑक्सीजिनेसेस। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम क्लास। एंजाइम की दूसरी क्लास है ट्रांसफरेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में ये जो एंजाइम्स हैं वो किसी एक सबस्ट्रेट के किसी एक हिस्से को तोड़कर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ में जोड़ देती हैं, यानी ट्रांसफर कर देती है। यानी ए से मान लीजिए ए का एक हिस्सा टूट गया और वो बी में जाके अटैच कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो एंजाइम ये कौन सी हो गई, ट्रांसफरेजेस। इनके उदाहरण भी यही है, ट्रांसफरेजेस, नाम यही रहेगा ट्रांसफरेजेस। उदाहरण के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन, ये दोनों सबस्ट्रेट है। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन एंजाइम काम करेगी, ये कोएंजाइम में अलग हो जाएगा, एसिटाइल इसको ट्रांसफर करके कोलिन के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा कोएंजाइम में अलग हो गया और एसिटाइल कोलिन ये एक मॉलिक्यूल अलग बन गया। एसिटाइल कोलिन अलग बन गया, कोएंजाइम में अलग हो गया, तो एसिटाइल ग्रुप को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया किसको, कोलिन ग्रुप को, और एंजाइम कौन से ग्रुप में आ गई, ये वाली ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स कहलाती है। ये हो गया सेकेंड मेजर क्लास। नाउ मैं थर्ड एंजाइम आपको बताऊंगी। तीसरी कैटेगरी जो मेजर क्लास की है एंजाइम की वो है हाइड्रोलेसिस। तीसरी कैटेगरी है हाइड्रोलेसिस। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक वाटर का ऐड किया जाता है, इस केमिकल रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, एक या दो या ज़्यादा, और ऐसे रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज करती हैं वो हाइड्रोलेसिस कहलाती हैं। गैलेक्टोसिडेज प्लस वाटर एंजाइम है, गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसाइड प्लस वाटर एंजाइम है गैलेक्टोसिडेज। हमें मिलता है अल्कोहल, इसमें वाटर ऐड हुआ, एक अल्कोहल मिल गया, दो मॉलिक्यूल बन गए, और गैलेक्टोज, वाटर ऐड करते ही उसका जो ब्रेकडाउन हुआ, वाटर मिलने के बाद एक अल्कोहल मॉलिक्यूल मिला, एक गैलेक्टोज। तो जो भी एंजाइम्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड करती है वो हाइड्रोलेसिस के अंतर्गत आती हैं। ये थर्ड कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है लाइजेस। लाइजेस में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है एक मॉलिक्यूल का। ट्रांसफरेसिस में ब्रेकडाउन के बाद वो पार्ट तोड़ के किसी दूसरे सबस्ट्रेट को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट को नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल टूट के एक डिफरेंट मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है। मैलेट का ब्रेकडाउन होएगा, इसमें से OH ग्रुप निकलेगा और ये चेंज हो जाएगा फ्यूमरेट में, OH किसी H से मिलकर वाटर में चेंज हो जाता है। तो मैलेट वैसे ब्रेकडाउन हुआ। लाइजेस का मतलब है ब्रेकडाउन, रिमूव्स अ ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट। इसमें एंजाइम कौन सी काम कर रही है, फ्यूमरेज। तो चौथा जो ग्रुप है मेजर क्लास का वो है लाइजेस का, जिसके अंदर किसी मॉलिक्यूल में से एक सबस्ट्रेट में से एक ग्रुप निकाला जाता है और उसका रूप चेंज हो जाता है, वो नए मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है। तो मैलेट में से
जो भी रिमूव हुआ उसके बाद वो परिवर्तित हो गई फ्यूमरेट में और वाटर मॉलिक्यूल मिल गया एंजाइम में फ्यूमरेज। इस तरीके की एंजाइम जो एक ग्रुप निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल में उसे चेंज कर देती है वो कहलाती है लाइजेस, इनको कहते हैं। ये हुआ चौथा ग्रुप। लास्ट के जो 2 क्लासेस रह गई हैं, सबसे 5th नंबर पे आइसोमरेजेस, 6th नंबर पे लाइगेजेस या सिंथेटेजेस। आइसोमरेजेस आपने बहुत सारी देखी थी जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस कराई थी। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में चेंज होना, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में चेंज होना, है ना। फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होना, ये सारे अपने अपने एपीमर या आइसोमर में परिवर्तित जब होते हैं तो उनको जो कैटेलाइज करती है वो एंजाइम्स कहलाती है आइसोमरेजेस। इंटर कन्वर्जन इनटू आइसोमर किसको कैटेलाइज करती है? जब कोई मॉलिक्यूल अपने आइसोमर में परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उनको कैटेलाइज करने वाली एंजाइम इस ग्रुप में आती है। 5वें ग्रुप में जैसे ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट चेंज हो रही है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, तो इसमें जो एग्जाम्पल है एंजाइम के आइसोमरेजेस, एपीमरेजेस, रेसिमेजेस। तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन में चेंज हो जाता है, कीटो ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। कीटो से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज होना, एल्डिहाइड से कीटो ग्रुप में, जिससे अपने अपने एपीमर या आइसोमर में चेंज हो जाते हैं। पोजीशन भी चेंज हो जाती है। OH अगर सेकंड पोजीशन पे तो थर्ड पोजीशन पे आ गया, उससे क्या होता है, अपने ये एपीमर में चेंज हो जाते हैं। तो ये एंजाइम सारे आइसोमरेजेस ग्रुप में आते हैं। लास्ट में है लाइगेजेस। लाइगेजेस को सिंथेटेजेस भी कहते हैं। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, लाइज का मतलब होता है तोड़ना, लाइगेज का मतलब होता है लिंक करना, लिंकेज करना, 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देना। ठीक है, ये ज्वाइन करती है जो एंजाइम्स, उनको लाइगेजेस या सिंथेटेजेस में रखते हैं। और इस कार्यक्रम में एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब 2 चीज़ों को जोड़ना है तो एनर्जी चाहिए, तो इसमें ATP मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है। ATP मॉलिक्यूल से जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है अलग, तो उसमें से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी यूज़ होती है 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल एसीटेट प्लस कोएंजाइम A और ATP यूज़ होगी। ये एसीटेट कोएंजाइम A से जुड़ के हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। ATP का ब्रेकडाउन होगा AMP प्लस पायरोफॉस्फेट में, और एंजाइम होगी सिंथेटेज, एसिटाइल सिंथेटेज या एसीटेट सिंथेटेज, जो कि इन दोनों को एसीटेट और कोएंजाइम A को जोड़ के बना रही है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये लाइगेजेस 6th क्लास। इस तरीके से 6 मेजर क्लासेस मैंने आपको बताई हैं एंजाइम्स की। ये है मेजर वर्गीकरण एंजाइम्स का या क्लासिफिकेशन। 6 मेजर क्लासेस में एंजाइम्स को क्लासीफाई किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज हम एक एक करके लेंगे। क्योंकि एंजाइम सारी प्रोटीनेशियस होती है, यानी प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी प्रोटीन्स वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोटीन्स की होती हैं। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की, कॉलॉइडल नेचर। कॉलॉइडल नेचर, एंजाइम्स बहुत जॉइंट साइज की होती है, काफ़ी बड़ी होती है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो सबस्ट्रेट जो रिएक्शन जिस पे काम कर रही है उसमें क्या होते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की साइज बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू दी एंजाइम साइज। देख लीजिए ये एक पूरी बड़ी एंजाइम है और ये इतनी छोटा सा जो एरिया है एक्टिव साइड जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट चिपक जाता है। एक्टिव साइड पे आके सबस्ट्रेट चिपकता है, ये एंजाइम है। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कितना छोटा है, ये एंजाइम इतनी बड़ी है क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। और मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम्स का होता है 12,000 से लेके 1 मिलियन तक। मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम्स का है 12,000 से 1 मिलियन तक का मॉलिक्यूलर वेट है, तो जाइंट साइज होती है। इसलिए भी ये एंजाइम्स डिफ्यूज़ इतनी आसानी से नहीं कर पाती हैं और कॉलॉइडल नेचर में ही ये रहती हैं। क्योंकि ये कॉलॉइडल नेचर में रहती है, डिफ्यूजन नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी भी इनकी किसकी है, प्रोटीन की प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी कैटालिटिक नेचर। कैटालिटिक नेचर क्या होता है कि रिएक्शन को स्पीड करती है, कैटलिस्ट का काम करती है, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट। ये रिएक्शन को फास्ट कर देती है, स्पीड अप कर देती है और बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा फास्ट करती है, लेकिन रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती और यूज अप नहीं होती हैं। यानी जैसे कैटलिस्ट तो यूज्ड अप हो जाते हैं, ये एंजाइम्स यूज्ड अप नहीं होती है, पार्टिसिपेट भी नहीं करती है, लेकिन स्पीड अप करती हैं। अगर ये पार्टिसिपेट करेंगी तो भी इनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो इनकी कैटालिटिक नेचर जानने के लिए कि किस हद तक ये एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है, फास्ट कर रही है, हम एक टर्नओवर नंबर निकालते हैं। हर एंजाइम का एक टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर का मतलब है हर सेकंड में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। यानी प्रत्येक एंजाइम, अगर इसके एक्टिव साइट 10 है, 10 के 10 पूरे भर गए हैं किससे, सबस्ट्रेट से, तो वो एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। ये होता है टर्नओवर नंबर। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज्ड टू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज टू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को टर्नओवर नंबर कहते हैं। और टर्नओवर नंबर होता है 1 से 10,000 प्रति सेकंड। सामान्य एंजाइम का टर्नओवर नंबर होता है 1 से 10,000 प्रति सेकंड। यानी एक मॉलिक्यूल कम से कम सबस्ट्रेट का परिवर्तित होगा प्रोडक्ट में, और मैक्सिमम 10,000 मॉलिक्यूल एक सेकंड में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ये इसके रेंज है। लेकिन मैक्सिमम रेंज एक केमिकल रिएक्शन में है जिसमें मैक्सिमम टर्नओवर नंबर है 6 लाख प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में 6 लाख सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। वो एकमात्र एक रिएक्शन है जो CO2 का हाइड्रेशन होता है कार्बोनिक एसिड बनाने में। इस रिएक्शन में जिसमें CO2 वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है, इस रिएक्शन में टर्नओवर नंबर, और एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम एक सेकंड में 6 लाख कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना देती है। एक सेकंड में 6 लाख कार्बोनिक एसिड, ये मैक्सिमम है, ये एक अपवाद है। और अगर इस एंजाइम को हटा देंगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। एंजाइम के लगते ही ये रिएक्शन 6 × 10⁻⁷ टाइम्स फास्ट हो जाता है। जैसे इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगाते हैं तो इस रिएक्शन की स्पीड कितनी बढ़ जाती है, 6 × 10⁻⁷ टाइम्स बढ़ जाती है। उससे किससे, जब ये एंजाइम यूज़ नहीं की गई थी उस टाइम से इस टाइम में इतना फर्क आ जाता है। तो टर्नओवर नंबर आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टर्नओवर नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। स्पेसिफिसिटी का मतलब है एंजाइम स्पेसिफिक होती है अपनी हर चीज में, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। एक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है एंजाइम का। 4 तरीके की स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है एंजाइम्स में। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी एंड ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। अब इसमें देखिए एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि ऐसी एंजाइम जो केवल एक सबस्ट्रेट पे काम करती है, दूसरे पे काम नहीं करेगी। अगर ग्लूकोज पे कर रही है तो वो फ्रक्टोज पे नहीं करेगी, वो किसी दूसरी शुगर पे काम नहीं करेगी। ऐसी एंजाइम जो केवल और केवल एक ही सबस्ट्रेट पे काम करती हैं, वो उनके अंदर पाई जाती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसके बाद आती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ऐसी एंजाइम जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट पे काम करती है, ऐसे सबस्ट्रेट जिनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, तो उन सभी सबस्ट्रेट पे एंजाइम्स काम कर लेती हैं। तो उन एंजाइम्स को हमने रखा है ग्रुप स्पेसिफिसिटी के अंतर्गत। तीसरी स्पेसिफिसिटी होती है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। जैसे आइसोमर्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड को घूमने वाला लीवो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो राइट साइड को घूमता है। तो कुछ एंजाइम्स केवल एक पे या तो एल आइसोमर पे काम करेंगी या फिर डी ऑप्टिकल आइसोमर पे काम करेंगी, दोनों पे नहीं करेंगी, तो उनके अंदर पाई जाती है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। चौथी होती है ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी फिर से आइसोमर कौन से होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एंजाइम या तो सिस वाले पे काम करेगी या ट्रांस वाले पे काम करेगी, दोनों पे नहीं करेगी, तो उस एंजाइम के अंदर पाई जाती है ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। तो ये 4 कैटेगरी की स्पेसिफिसिटी आपसे पूछी जा सकती है, ऑप्टिकल, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी एंड ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। ये होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की हीट के प्रति, हीट सेंसिटिविटी। आप किसी केमिकल रिएक्शन का अगर तापमान बढ़ाते हैं तो एंजाइम किस तरीके से प्रभावित होती है। शुरू में तो प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर पे एंजाइम का जो एक्शन है वो बढ़ता जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ता जाएगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें एंजाइम काम करती है वो होती है 30 से 45 डिग्री ऑप्टिमम।
सामान्य तौर पर 30 से 45 डिग्री टेम्परेचर सबसे सही रहता है, लेकिन इससे ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर बिगड़ने लग जाता है, कोगुलेट हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होने लग जाता है और एंजाइम्स एक्टिविटी उसकी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है और 60 डिग्री टेम्परेचर पे तो बिल्कुल नीचे गिर जाती है एक्टिविटी किसकी, एंजाइम की। तो तापमान शुरू में तो अच्छा प्रभावित करता है और रेट को 2 से 3 गुना बढ़ाता जाता है प्रत्येक 10 डिग्री राइज पे, लेकिन 45 से ऊपर थोड़ा सा स्थिर होएगा और उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से रिवर्सिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है एंजाइम की। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है एंजाइम जिस रिएक्शन को एक दिशा में फॉरवर्ड दिशा में अगर वो स्टिमुलेट कर रही है, कैटेलाइज कर रही है, तो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को से क्या बनाती है, फैट। लाइपेज एंजाइम क्या बना रही है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से फैट। तो यही लाइपेज एंजाइम इसका रिवर्स रिएक्शन यानी फैट का ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में भी चेंज कर सकती है, यानी एंजाइम के एक्शन रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और लास्ट है पीएच सेंसिटिविटी। लास्ट जो प्रॉपर्टी है पीएच सेंसिटिविटी है। पीएच सेंसिटिविटी का मतलब है कि प्रत्येक जो एंजाइम है उनका अपना पर्टिकुलर एक पीएच होता है, या न्यूट्रल होता है, या एसिडिक होता है, या एल्कालाइन होता है, जिसके ऊपर वो जिस पीएच में काम करती है वो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो लिख सकते हो कि जैसे अमाइलेज है, माल्टेज है, ये एसिडिक मीडियम में काम करती है ये वाली एंजाइम। पेप्सिन तो हाईली एसिडिक मीडियम में काम करती है। कैटालेज एंजाइम न्यूट्रल मीडियम में काम करती है। यूरिएज भी न्यूट्रल में काम करती है। ट्रिप्सिन और आर्जिनेज एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में काम करती हैं। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं एंजाइम्स की।